हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट in the circuit shown in figure after closing switch S match the following two column। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, R2 साथ में एक R3 रेजिस्टेंस गिवन है। कॉलम 1 में गिवन है कि R1 में जो करंट होगा वो किस तरह से इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, फिर डाटा इनसफिशिएंट है। सेम R2 के लिए है, फिर पोटेंशियल R1 के क्रॉस है, फिर हमारे पास R2 के क्रॉस पोटेंशियल। हमें सही मैच करना है कि मैचिंग क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। की कंसेप्ट जो हम इसमें यूज़ करेंगे, फर्स्ट वी विल यूज़ हेयर ओम्स लॉ। सिंपली ओम्स लॉ के टर्म्स V इक्वल्स टू होता है हमारे पास IR, सो I विल बी इक्वल टू V बाई R, ये होगा। एंड वी ऑल्सो नो, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में अरेंजमेंट करते हैं, तो अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंजमेंट करेंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन के सोल्यूशन पर देखते हैं और इनकी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो R1 R2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम मानते कि स्विच को मैंने क्लोज नहीं किया, तो क्लोज ना करने की वजह से अब जो यहाँ पे करंट I फ्लो करेगा, बिकॉज ये तो ओपन है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो नॉर्मली I करंट होगा वो ऐसे का ऐसे यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। बट मैं एक कंडीशन करता हूँ कि मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारे पास जो करंट I है, कुछ करंट तो हमारे पास इसमें जाएगा I1, और कुछ करंट हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो I2 इसमें जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट पे दोबारा से जो I करंट होगा वो I1 जमा I2 दोनों करंट का एडिशन दोबारा से सेम फ्लो कर जाएगा। तो R2 पे तो कम ही इफेक्ट पड़ेगा, बट R1 पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इसी कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हेन स्विच को जब हम क्या करते हैं, क्लोज करेंगे, क्लोज करने की वजह से जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। करंट विल फ्लो थ्रू R1, जो करंट होगा वो R1 से फ्लो करेगा। अगर वो R1 से R3 से फ्लो करेगा, R3 से फ्लो करने की वजह से जो करंट होगा हमारे पास R1 में से डिक्रीज करेगा। करंट थ्रू R2 विल डिक्रीज, जो करंट होगा R2 से वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर करंट होगा हमारे पास R1 से डिक्रीज करेगा, बिकॉज R3 में से फ्लो करने की वजह से R1 में तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ये R1 है और ये हमारे पास है R3 है, ये R1 है। अब R1 यहाँ पे डिक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे R3 है हमारे पास, वो कुछ करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा। अगर इसमें से करंट डिक्रीज कर जाता है तो वोल्टेज जो होगी R1 के क्रॉस वो होता है हमारे पास I इंटू R1। अगर R1 डिक्रीज कर गया, I हमारे पास डिक्रीज, क्योंकि R1 की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो अगर I की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो VR1 की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो इसी से हम मैच कर सकते हैं कि करंट थ्रू R1 क्या हो जाएगी हमारे पास, विल डिक्रीज। तो ए के लिए हमारे पास P होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, विल डिक्रीज। तो ए और सी के लिए हमारे पास क्या बनेगा, Q बनेगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं करंट थ्रू R2 के लिए समझते हैं कि जो इफेक्टिव करंट होगा हमारे पास R2 से वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ R3 इन पैरेलल विद R1। बिकॉज हम जानते हैं जो V होता है हमारे पास वो किसके इक्वल है, I R। तो I की वैल्यू किसके इक्वल है, V डिवाइड बाई R। अगर हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाया है तो R की वैल्यू हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर R की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो जो इफेक्टिव करंट होगा I की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट होगा R2 से जाने वाला जो इफेक्टिव करंट होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। इंक्रीज बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर गई पैरेलल में होने की वजह से, रेजिस्टेंस डिक्रीज हैंस करंट विल इंक्रीज। So current through R2 will increase and potential difference also increase. तो V across R2 will increase because जो current है R2 में वो भी है। So right answer जो होगा हमारे पास यहाँ पे हम कहेंगे कि current through R2 will increase and potential difference across R2 will increase। तो D के लिए भी P हो जाएगा। तो A के लिए Q, B के लिए P, C के लिए Q, D के लिए P। तो इसलिए हमारे पास जो सही मैचिंग होगी वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।